इसके बाद हमने कैटेगरीज भी बना ली, सप्लायर्स भी बना लिए, आइटम्स फाइल भी क्रिएट कर ली। और अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है हमारा परचेज़ का। जब हमारे पास ये आइटम आ गए, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम जब आइटम फाइल्स क्रिएट कर रहे थे तो हमने किसी जगह पे ये मेंशन नहीं किया कि ये चीज़ हमारे पास फ़िज़िकली स्टॉक में कितनी मौजूद है। अगर आप नया स्टोर ओपन कर रहे हैं तो भी इसमें हमने नहीं बताया। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टोर बना हुआ था और सॉफ्टवेयर आपने बाद में इम्प्लीमेंट किया, तो जो आपके पास आइटम इन हैंड थे, जो क्वांटिटी आपके पास किसी भी आइटम की, सपोज करें जिस तरह नेस्ले जूस मैंगो है, अगर आपके पास 20 पीस पड़े हुए थे तो हमने उसकी जो क्वांटिटी है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं की कि आपने इतने पीस सिस्टम को बताए हो। तो इसलिए नहीं मेंशन की कि वहाँ पे आइटम फाइल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम ये मेंशन कर सकें कि ये पीस हमारे कैसे बने। IPOs की हद तक आपने जो क्वांटिटी मेंशन करनी है आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप ऑलरेडी आपका स्टोर रनिंग पोजीशन में, आप उसको सॉफ्टवेयर आपने बाद में इम्प्लीमेंट किया, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पूरे स्टोर का ऑडिट कर लें। इससे एक तो आपको ये पता चल जाएगा आपका स्टोर में जो इन्वेंट्री है वो कितने की पड़ी हुई है, इन्वेंट्री नीट एंड क्लीन भी हो जाएगी। और उससे ये होगा कि आपका 1 by 1 आपके जो ईच एंड एवरीथिंग होगी, जो भी हो गया आइटम्स, वो आपके स्टोर सॉफ्टवेयर के अंदर भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो आइटम्स आपके सामने आ गए आप उनकी परचेज़ डालें। परचेज़ डालने का एक, अगर तो आपके पास स्टोर ऑलरेडी आपका रनिंग में था तो आपने एक सप्लायर बनाना है ओपनिंग बैलेंस के नाम से। जिस तरह मैंने सप्लायर्स आपके क्रिएट किए थे SS ट्रेडेड के नाम से, नेस्ले जूस के नाम से, इसी तरह आपने एक सप्लायर क्रिएट करना है ओपनिंग बैलेंस के नाम से या अपने स्टोर के नाम से, कि जितना भी आपका करंट स्टॉक जो क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है आपने उस सप्लायर के खाते में डाल देना है। यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस के नाम से सप्लायर है वो जितना का जितना स्टॉक होगा वह सारा उसके खाते में चला जाएगा। उससे आपका एडवांटेज ये पता चल जाएगा, अगर आप ये बाद में देखना चाहें 2-4-6 माह बाद, कि जब आपने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया तो आपके पास जो स्टॉक की वैल्यू थी वो कितने की या क्वांटिटी कितनी पड़ी थी, तो आप ओपनिंग बैलेंस वाला जो फर्स्ट वोचर होगा, जो ओपनिंग बैलेंस के नाम से आपने क्रिएट किया होगा, उसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपको सारी जो स्टोर की उस वक्त की वैल्यू होगी आपको नज़र आ जाएगी। दूसरा तरीका जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ऑडिट का है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ वो परचेज़ का है। तो परचेज़ का फॉर्म आपने यहाँ से परचेज़ से भी खोल सकते हैं। अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर 12.40 से पहले वाला यूज़ कर रहे हैं या 12.40 से पहले वाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मे भी परचेज़ की जगह डेबिट लिखा हुआ हो, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। परचेज़ और डेबिट दोनों एक ही हैं। और यहाँ पे जो परचेज़ रिटर्न जो अभी लेटेस्ट हमारे वर्जन में है, परचेज़ रिटर्न लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो क्रेडिट लिखा होगा। परचेज़ लिंक है, एक्चुअल जो इसकी पोजीशन है वो ट्रांजैक्शन के अंदर स्टॉक डेबिट नोट, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखी है कि जो इनवाइस होती है बेसिकली, अगर आप उसको देखें इनवाइस को अगर आप डिवाइड करें तो दो आप सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक होता है इनवाइस का हेडर जो ऊपर वाला सेक्शन होता है, और दूसरा होता है उसकी डिटेल, जो जहाँ पे आइटम्स वगैरह, क्वांटिटी, उनका रेट्स और टोटल वगैरह लिखा होता है। जो फॉर्म है परचेज़ का, जो स्टॉक डेबिट नोट का है, तो ये भी बेसिकली उस चीज़ को मद्देनज़र रख के डिज़ाइन किया है। इसमें भी दो सेक्शंस हैं, आप देख रहे हैं, एक ऊपर भी ऐड लिखा हुआ और नीचे भी ऐड लिखा हुआ है। तो आपने जो इनवाइस का हेडर होता है वो ऊपर वाले हिस्से में आपने डालना होता है, यानी ऐड का बटन आपने प्रेस किया, डेबिट की डेट आ गई। ये चीज़ें आपने ज़रा गौर से सुनिएगा। डेबिट की डेट ये होती है, ये जो सिस्टम की डेट होती है, करंट डेट, आज की जो डेट होती है, ये ऑटोमेटिकली डेबिट की डेट आ जाती है। तो इसलिए आपने इसको डेबिट की डेट को, जो आज की डेट है वही होगी, इसलिए आपने इसको एंटर प्रेस कर देना है, छोड़ देना है। दूसरा जो हमारा जो कर्सर, हमारा जो ब्लिंक कर रहा है वो रेफरेंस नंबर का। रेफरेंस नंबर ये होता है जो इनवाइस के ऊपर, जो भी आपको सप्लायर की तरफ से इनवाइस आती है, उस इनवाइस के ऊपर एक नंबर मेंशन होता है, कोई भी सीरियल नंबर उस कंपनी का अपना होता है, तो वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे, वो जो इनवाइस का नंबर होता है वो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि ये जो इनवाइस है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इस वोचर नंबर या इस डेबिट नंबर के अंदर ऐड हो गई है। तो जो डेबिट नंबर है, ये देखें डेबिट नंबर ब्लैंक है, कर्सर वहाँ पे उसने ब्लिंक भी नहीं किया, उसको फोकस भी नहीं किया कर्सर ने। ये जो डेबिट नंबर है ये सिस्टम ने खुद जनरेट करना होता है, इसलिए आप ना इसको आप एडिट कर सकते हैं ना इसको आप जनरेट कर सकते हैं, ये सिस्टम नहीं जनरेट करता, इसको आपने छोड़ देना है। रेफरेंस नंबर, इनवाइस का नंबर, सपोज करें
1548 एक इनवाइस का नंबर है। जो रेफरेंस की डेट है, अब यहाँ पे देखें डेबिट डेट तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये तो आज की डेट आ जाएगी। जो रेफरेंस डेट होती है ये बेसिकली इनवाइस की डेट होती है। अगर आपके पास कोई सामान लाहौर से आपके पास सामान डिलीवर हुआ, वो सैटरडे को वहाँ से इशू हो गया और आपके पास संडे को मिला, या आपको सैटरडे को ही आपको सामान वो मिल गया, लेकिन आपने सिस्टम के अंदर आप उस दिन आपका डाटा एंट्री वाला या जिसकी भी एंट्री की ड्यूटीज़ हैं, ये जो परचेज जिसने डालनी होती हैं, उस दिन वो छुट्टी पे आया या वो नहीं आया या वो लेट हो गया, कोई भी इशू हो सकता है, तो उसने जो सामान जो आइटम्स आपके इंटर किए इस सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज़ के अंदर, उसने किए मंडे को, तो जो डेबिट की डेट आएगी वो डेट आएगी मंडे की, क्योंकि लाजमी बात है उसी दिन उसने सॉफ्टवेयर में एंटर करना है, जो ही ऐड करना है, तो करंट डेट डेबिट डेट जो है वो तो आ जाएगी। लेकिन रेफरेंस डेट उसने इनवाइस की डेट को रखना है। ये इसलिए भी ज़रूरी है, अगर उस सामान में किसी किस्म की कोई आपको डैमेज हो या एक्सपायर हो या आपने किसी भी वजह से सप्लायर को वापस करना हो, तो सप्लायर को आपको बताना पड़ता है कि ये हमारा सामान किस डेट को आया था। तो अगर आपकी डेबिट डेट और रेफरेंस डेट दोनों आप मंडे की कर देंगे, तो सप्लायर के जो अपने पास जो सिस्टम्स होंगे, या अगर उसने हार्ड कापीज़ वगैरह ये जो सॉफ्ट हैं या जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है या रजिस्टर वगैरह जो भी है, तो उसके अंदर आपकी जो मंडे की डेट होगी वो कहीं पे मेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसने वो सामान भेजा होगा आपको सैटरडे की डेट को। इसलिए ज़रूरी है कि जो रेफरेंस डेट है वो आपने इनवाइस की डेट को मेंशन करना है। इसके बाद MOP आ जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से अगर आप कैश सेलेक्ट कर देते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये सिस्टम इसको ऑटो कैश कंसीडर कर लेगा, ये नहीं कि इसके जो खाते में कैश पेमेंट भी कर देगा। फिर हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट जो हमारे वर्जन है सॉफ्टवेयर के IPS के, उसमें ये ऑप्शन हो कि अगर आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो इस सप्लायर को इतनी जितनी वैल्यू का आपने सामान परचेज़ किया है इतनी उसको कैश पेमेंट भी हो जाए। लेकिन करंटली जो ये वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है। ये बेसिकली ये है कि आप ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि आपने इस महीने में, इस दिन में या एक साल में कैश के ऊपर कितनी परचेजिंग की है और क्रेडिट के ऊपर कितनी परचेजिंग की है। ठीक है जी, यहाँ पे आप कैश सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे सप्लायर की लिस्ट आ रही होगी। अगर सप्लायर का नाम पता है आपको तो यहाँ पे कोई भी कोड रख दें और यहाँ पे आप नाम लिखना शुरू करेंगे नस्लें, तो सर्च आ जाएगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, लेफ़्ट साइड पे आपने कोड और राइट साइड पे आपने सप्लायर का नाम लिखना है। अगर नाम पता है, अगर कोड पता है तो कोड लिख देंगे तो भी कोई उसमें मसला नहीं है। अगर नाम लिखेंगे तो दोनों सूरतों में वो सप्लायर आपका आ जाएगा। आपने यहाँ से सेव कर दिया। इस सेव करने के बाद फिर आपने नीचे वाला आप डिटेल की तरफ आते हैं। जो हमारे पास आइटम है, हम जो आइटम्स हमारे पास है उनकी यहाँ पे हमने डिटेल डाली। हमने ऐड का बटन प्रेस किया। अब आइटम कोड जो है, एक तो ये है कि आपके पास स्कैनर हो और जो भी आपके पास आइटम हो आप उसको स्कैन करें, वो आपके पास आइटम यहाँ पे खुद आ जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये आपने लिखा, ये आइटम आपके पास जो स्कैन करेंगे तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा। आप स्कैन करेंगे वो कास्ट प्राइस पे आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आपने उसको कोड को स्कैन किया, कास्ट प्राइस पे आ गए 24 है। आपने देखा जो अभी हमारे पास करंट जो इनवाइस आई है उस इनवाइस के ऊपर भी ये चीज़ 24 की है। अगर तो प्राइस चेंज हो गई है कास्ट प्राइस, यानी लास्ट टाइम आपको ये आई थी 24 की, लेकिन इस मरतबा आपको ये 25 की होगी। आप यहाँ पे 25 करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो आपकी आइटम फाइल जो मैंने आपको पहले जिसकी डिटेल बताई थी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी जो प्राइस होगी वो 25 हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ मैं ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे दो फार्मूले या दो तरह के हम इसको समझ लें कास्ट प्राइस को अपडेट करवाते हैं। एक तो ये है कि जो 25 रुपीज़ यहाँ पे आपने मेंशन की, ऑटो वहाँ पे भी 25 हो जाए, तो इसमें ग्रास मार्जिन में आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी। और दूसरा तरीका ये है कि सॉफ्टवेयर इसको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करवा दे, यानी कि पहले 24 के कितने पड़े हुए हैं वो देखे और फिर 25 के कितने हैं, दोनों को मर्ज करे और जो भी वेटेड एवरेज दोनों जो प्राइसेस हैं उनकी जो वेटेड एवरेज बनती है, हो सकता है वो 24 या 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, तो वो मेंशन कर दें। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास होंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 25 है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी प्लस स्कीम। नॉर्मली जो सुपर स्टोर्स होते हैं जो कैश एंड कैरीज है उनको स्कीम अक्सर आइटम्स के ऊपर मिल जाती है, यानी 12/1 की स्कीम है, 12/2 की स्कीम है या 12/3 की स्कीम है। ये मिसाल के तौर पर ये जो आप देखें जूस वगैरह होंगे, नस्ले के जूस होते हैं, वो कहते हैं ये 12/1 की स्कीम है, यानी 12 पीस अगर आप लेते हैं तो एक पीस आपको फ्री में मिलता है।
तो क्वांटिटी प्लस स्कीम वाले जो ये बॉक्स है, यहाँ पे आपने टोटल्स आइटम लिखनी है। सपोज़ करें मेरी सिनेरियो में मुझे उसने 13 आइटम्स दिए हैं, यानी 12 उसने जो आइटम्स है 12 जमा एक है, 12 + 1 यानी एक स्कीम का। तो मैंने टोटल जो क्वांटिटी है वो 13 लिख दी। इसमें हम मुझे सिस्टम को बताना होगा कि मुझे कितने आइटम स्कीम है, यानी फ्री में कितने आइटम मिले हैं। तो मेरे जो स्कीम मुझे जो मिली है वो एक आइटम की स्कीम है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें डिस्काउंट परसेंटेज, और दूसरा इसके साथ है जो बॉक्स है। यहाँ पे अगर इस आइटम के ऊपर कंपनी ने आपको स्कीम दी है, इसके अलावा उसने एक्स्ट्रा आपको 1%, 2% या 5% डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट परसेंटेज, यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला बॉक्स है यहाँ पे आपने डिस्काउंट की परसेंटेज मेंशन करनी है। अगर 5% या 7% उसने दी है, लेकिन अगर उन्होंने रुपीज़ में दे दिया, यानी इस आइटम के ऊपर उन्होंने आपको 20 रुपये छोड़ दिए, तो जब 20 रुपये आप लिखेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज भी बना देगा कि ये नहीं, इसने 6.67% आपको डिस्काउंट दे दिया। इसी तरह सेल टैक्स है, जिस तरह P&G की इनवाइस होती है तो वो आपको डिस्काउंट भी देते हैं। इसके अलावा वो आप इनवाइस के ऊपर टैक्स भी लगा होता है, यानी हर आइटम के ऊपर 17% GST जो भी है, तो यहाँ पे आपने 17% लिख देना है। सिस्टम ऑटोमेटिक, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो ही आपने स्कीम मेंशन की तो जो नेट कास्ट प्राइस है यहाँ पे अगर आप देखें, जो नेट कास्ट प्राइस है यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा दोबारा, जो ही आपने स्कीम मेंशन की, इसको ख़त्म करते हैं, ये देखिएगा अब आपकी जो नेट कास्ट प्राइस है वो बन गई। ये मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ। अब आप ज़रा देखिएगा आपकी जो नेट कास्ट प्राइस है वो 25 बन गई, लेकिन जो ही मैंने कहा कि एक आइटम में मुझे फ्री में आया तो मेरी जो नेट कास्ट प्राइस है वो 23 बन गई। इसी तरह मैं अब जब डिस्काउंट मेंशन करता हूँ तो मज़ीद वो कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे टैक्स मेंशन करता हूँ तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं दोनों को ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद आप देखें यहाँ पे सेल प्राइस पे आ गया, तो सिस्टम मुझे ये बता रहा है कि जो आपकी ओल्ड कास्ट प्राइस थी वो थी 24, यहाँ पे आप देखें, और ओल्ड सेल वो 27 आ रही है। अगर अब जो आपकी कास्ट प्राइस बन गई वो ये है, अगर 24 आपकी कास्ट प्राइस थी तो आप साइज़ का सेल करते हैं। अगर आपकी कास्ट प्राइस 23 या कुछ हो गया है, आप 27 का ही सेल करना चाहते हैं या कम हो जाता है। अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो ये वोचर पोस्ट होगा तमाम कैश काउंटर्स के ऊपर ये जो न्यू प्राइस होगी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मैं फ़िलहाल इसको 27 ही छोड़ता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, सेव। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम, यानी अगर एक इनवाइस में एक से ज़्यादा आइटम है, मे भी एक इनवाइस आई हो उसके अंदर 10 आइटम हो, 5 आइटम हो, 20 आइटम हो, तो आपने यहाँ पे येस करना है। मैंने दूसरा आइटम किया। अब अगर ये पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने आइटम को स्कैन कर लिया तो ओके हो गया। अगर आपके पास स्कैनर किसी वजह से नहीं है, ये स्कैनर ख़राब हुआ हुआ है, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने का तरीका क्या है कि आपने ये / लिखनी है, उसके बाद आपने नेस्ले जो भी थोड़ा सा नाम आप उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर से कुछ हिस्सा आपने यहाँ पे लिखना है। कोशिश कीजिएगा स्पेलिंग उसके ठीक हो, स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो सॉफ्टवेयर नहीं लेके आएगा। जिस तरह NEST मुझे कन्फर्म है कि ये उसके अंदर होगा, तो मैंने NEST वाले यानी नेस्ले वाली लिस्ट आपके सामने आ गई, तो मैंने ये आइटम कर दिया। मैंगो नेस्ले जूस मैंगो 250 ml, ये भी 25 का है, इसके भी 13 पीस हैं। ठीक है, वेल है, ओके है, मैंने इसको भी सेव किया। फिर मुझे कह रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम। अब मैंने कहा कि नहीं, मेरी इनवाइस के अंदर 2 आइटम थे, मेरी इनवाइस कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा जो क्वांटिटी का टोटल आ रहा है, यानी कि वो 26 पीसेस आ रहे हैं। अगर आप आइटम्स को काउंट करेंगे तो वो 26 पीसेस बनेंगे, यानी 13 जूसेस जो है एप्पल के फ्लेवर के, और 13 ही आपके 13 ही मैंगो के, तो ये टोटल बन गया। इसके बाद जो कास्ट टोटल है ये 625, ये वाला जो कास्ट का टोटल है और जो आपके इनवाइस का जो टोटल है ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर इसमें कोई आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है इसमें और जो इनवाइस का है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, या तो आपने किसी आइटम की क्वांटिटी सही पुट नहीं की या आपने उसकी कास्ट प्राइस में सही पुट नहीं की, और मे भी ये भी हो सकता है कि आपकी जो इनवाइस के ऊपर कोई ऑपरेशन हो उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये चीज़ अगर ये कास्ट टोटल आपका उसके साथ मैच नहीं कर रहा तो ये चीज़ें आपने काइंडली रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जब आपके पास इनवाइस कंप्लीट होगी
तो इसके बाद आपने करना क्या होता है, वो ये होता है कि आप इस इनवाइस को लाग लगा देते हैं। यानी लाग आप इस तरह समझ लें कि अगर एक डाटा एंट्री वाला है, वो एक इनवाइस पुट करके चला जाता है और उसने इनवाइस को लॉक नहीं किया हुआ, अगर कोई दूसरा बंदा आता है वो इसमें से 2-4 आइटम निकाल के ले जाता है और इनवाइस में एडिट करके, जिस तरह 13 पीस थे उसको 10 कर देता है, 11 कर सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी बंदे की होगी जिसने ये वोचर फीड किया होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वोचर को लॉक लगा दें। लॉक लगाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको फिर एडिट नहीं कर सकते, लेकिन उसको एडिट करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए होगा। तो उसको लॉक लगाने के लिए हम उसको कहते हैं जी पोस्ट कर दें आप इनवाइस। यहाँ से पोस्ट का बटन आपने प्रेस करना है, यस कर दिया, ओके कर दिया, ये आपकी इनवाइस पोस्ट होगी। अगर आप किसी भी आइटम के ऊपर डबल क्लिक करके एडिट करेंगे तो आपको इनवाइस एडिट अब नहीं करने देगा। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप अगर इन केस आपने इनवाइस पोस्ट कर दी हो, उसके बाद आप उसको एडिट करना चाहें तो किस तरह एडिट करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर आप इस इनवाइस की हार्ड कापी अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आप यूज़ कर दें। ये प्रिंट नंबर मीन्स कि जो भी वोचर करंट स्क्रीन के ऊपर है ये वोचर आपका प्रिंट हो जाएगा। नंबर का बटन जब आप प्रेस करेंगे आपके सामने प्रिंटर जो आपके पास इंस्टॉल हैं उनकी विंडो आपके सामने आ जाएगी। उनमें से जो भी आपका जो प्रिंटर अगर यूज़ करते हैं, जो भी प्रिंटर, ये जिस तरह मेरे सिस्टम के अंदर ये HP LaserJet 1102 हुआ है तो मैं इसी पे करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मुझे व्यू देगा, अभी प्रिंट नहीं देगा। हाँ, ये इनवाइस आपके सामने नज़र आ गई। ऊपर आपके स्टोर का नाम आएगा, स्टॉक डेबिट नोट, वोचर नंबर, वोचर की डेट, बाकी उसकी डिटेल, ये आइटम्स की डिटेल और मार्जिन परसेंटेज वगैरह ये आ जाएगी। ये जो इनवाइस का पैटर्न है ये कस्टम पैटर्न इसको हम कहते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड भी करवा सकते हैं। कुछ लोग इसके अंदर मार्जिन शो नहीं करवाते या कास्ट प्राइस को शो नहीं करवाते हैं, या कास्ट प्राइस को शो करवाते हैं साथ ओल्ड कास्ट प्राइस को भी शो करवाते हैं, या जिस तरह सेल प्राइस है इसी तरह मार्केट की जो प्राइस होती है वो भी शो करवाते हैं। तो ये कस्टम होता है, इसमें आप चेंजिंग IPS टीम को कह के आप इसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। जो भी बंदा आपको सपोर्ट दे रहा है उसको आप कहेंगे ये वो आपको इनवाइस में चेंजिंग करके दे देगा। इसके बाद आपने प्रिंट का बटन है, आप ये प्रिंट दबाएंगे, बटन प्रेस करेंगे, ओके करेंगे तो ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर कोई ऑनर्स है आपके तो वो यहाँ पे नहीं है, मुल्क से बाहर हैं या शहर से बाहर हैं, आप कहते हैं कि ये इनवाइस उनको ईमेल करनी हो, तो ईमेल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इनवाइस को एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट में ये 7 फार्मेट आ रहे हैं, किसी भी फार्मेट में आप इसको करके ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, यहाँ पे इसकी लोकेशन आ जाएगी कि आपने इसको किस जगह पे करना है। मैं अगर डेस्कटॉप पे करता हूँ तो ये डेस्कटॉप के ऊपर आपकी एक फ़ाइल PDF के नाम से बन जाएगी और ये फिर आपने ईमेल के साथ अटैच करके फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है जी, ये तो उसका प्रिंटिंग का। अगर सपोज़ करें आपने वोचर पोस्ट कर दिया और वोचर पोस्ट करने के बाद आपको ये चीज़ पता चले कि मुझे तो क्वांटिटी किसी की मैंने गलत पुट कर दी या बिल के अंदर मिस्टेक दी या कोई भी किसी किस्म का भी इशू था, तो आपने उसको चेंजिंग करनी है, उसमें कोई प्राइस वगैरह का कोई इसमें आपने तब्दीली करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो रिमूव पोस्ट की है जो ऑप्शन है, एक तो वो इनेबल होना चाहिए, दूसरा आपके पास परमिशंस होनी चाहिए। ये नहीं कि रिमूव पोस्ट का जो पासवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए तो फिर ही आप करते हैं। आप ऑथराइज होंगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल यूज़र इसको रिमूव पोस्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपने किसी भी इनवाइस को रिमूव पोस्ट करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे फाइंड का बटन ऊपर वाला, देखिए नीचे भी फाइंड है ऊपर भी फाइंड है, आपने ऊपर वाला फाइंड का बटन आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपके पास वोचर की लिस्ट आ रही होगी, जितने भी आपके वोचर सिस्टम के अंदर बने होते हैं, ये वोचर नंबर के अंदर आपके सारे वोचर आ रहे होते हैं, यानी जो डेबिट नंबर होता है वो बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपके पास वोचर की बहुत लंबी लिस्ट है, आपको उसका सप्लायर पता है, आप कहते हैं मुझे सिर्फ नेस्ले के दिखा दो, तो जब नेस्ले सप्लायर करेंगे शो करेंगे तो ये आपका नेस्ले के जितने भी बिल बने होंगे वो आ जाएंगे। अगर आपको सप्लायर का आइडिया नहीं है, आप कहते हैं मुझे उसका वोचर नंबर उसका पता है, तो आप यहाँ पे उसका वोचर नंबर भी अगर पुट करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। जिस तरह अभी ये देखें, ये मेरे पास उसका वोचर नंबर से भी आ गया। अगर उसका रेफरेंस नंबर है,
आप उसका रेफरेंस नंबर आपको पता है 1548, तो भी रेफरेंस नंबर से भी आ जाएगा यहाँ पे। अगर देखें आपको सप्लायर भी नहीं पता, उसके डॉक्यूमेंट का नंबर भी नहीं पता, यानी डेबिट नंबर भी नहीं पता, रेफरेंस नंबर भी आपको आइडिया नहीं कि उसका क्या था, तो फिर आखिरी चीज़ ये रह जाती है, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि किस डेट के अंदर ये वाउचर क्रिएट हुआ होगा। आप कोई भी डेट रख सकते हैं, आप ये बता सकते हैं, डेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएंगे। अब इसको हमने एडिट अगर इनवाइस को करना है तो ये जो इस पोस्ट है, ये देखें ये चेक हुआ है, ये नहीं कि ये इनवाइस लॉक है। आपने सबसे पहले इसको रिमूव पोस्ट करना है, इस लॉक को ख़त्म करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे पहले तो यहाँ पे जो लिस्ट आ रही होगी इस वोचर की, उस वोचर के ऊपर आपने क्लिक करना है जिस वोचर को आपने रिमूव पोस्ट करना है। जिस पे भी क्लिक करेंगे वो हाईलाइट सिलेक्टेड हो जाएगा ब्लू कलर में। तो उसके बाद आपने यहाँ पे रिमूव पोस्ट का पासवर्ड, अभी जो पासवर्ड्स है वो है जी BARCOD बार कोड, ये लेफ़्ट साइड पे आपको बार कोड नज़र भी आ रहा होगा, ये बार कोड का इसका पासवर्ड है। ये जो पासवर्ड्स हैं ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स हैं। अगर कोई कस्टमर या कोई यूज़र ऐसा है जो कहता है ये मुझे ये पासवर्ड चेंज करने हैं, तो इसकी भी ऑप्शन है, वो भी आप चेंज भी करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट के पासवर्ड हैं, आपने पासवर्ड लगाया, उसने कहा पासवर्ड ओके है, आपको वो रिमूव पोस्ट हो गया, आपने एग्ज़िट का बटन दबाया, यहाँ पे देखें ये आपके अनपोस्टेड आ गया। जब इसका स्टेटस अनपोस्टेड है, आप किसी भी आइटम के ऊपर ये आपके पास वो आइटम्स है जो आपने इसमें डाले थे, आप किसी भी आइटम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, एडिट का बटन प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास सारा आइटम एडिट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आप इसमें जो भी चेंजिंग करनी हो आप चेंजिंग करके, जिस तरह मैं इसको एक्सपोज करते हैं 15 करता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं होगा। ये सेव हो गया, ओके हो गया। अच्छा, मुझे अगर ये पता चले कि यार ये जो आइटम था ये मैंने गलती से डाल दिया था, ये आइटम एक्चुअल था ही नहीं, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे, येस करेंगे, तो ये आपका आइटम डिलीट हो जाएगा। जब आपकी इनवाइस कंप्लीट होगी उसके बाद आप दोबारा इसको पोस्ट करते हैं। तो ये आपका पोस्ट का था। अच्छा, अगर आप नेस्ले जूसेस को पेमेंट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ से ही आप इसको पेमेंट कर दें, तो यहाँ से ये पे का बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ से आप स्टोर कोड दे देंगे। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट वो अभी एक्टिव नहीं है, तो मोड ऑफ पेमेंट से भी आप चलें, मैं सपोज करते हैं इसको मैं कर देता हूँ मोड ऑफ पेमेंट में। ये अगर आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो पे का बटन बना हुआ है, दोबारा देख लीजिएगा, पे, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड का बटन आपने प्रेस करना है, स्टोर कोड, ये सॉफ्टवेयर का एक नंबर होता है, नॉर्मली 0000 होता है, ये आपने देना है। अगर तो आप इसको कैश पे कर रहे हैं तो यहाँ से कैश देंगे, और ये जो चेक नंबर है ये डिसेबल हो जाएगा। अगर आप इसको थ्रू बैंक दे रहे हैं, किसी भी बैंक के चेक से दे रहे हैं, तो ये चेक नंबर आप मेंशन कर दें, बेहतर है। अगर नहीं मेंशन करते तो फिर आपको इसमें रोकेगा नहीं। ये कैश दे दिया, कितनी अमाउंट दे दीजिए, जितने का बिल था मैंने इतनी अमाउंट दे दी, नरेशन दे दी, कैश पेमेंट कुछ भी लिख दूंगा मैं, कैश पेमेंट, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, ऑप्शनल है, देना चाहिए दे दें, अगर नहीं देते तो ना दें। तो ये आपका वोचर बन गया। आपने इसको रिमूव पोस्ट भी कर लिया, उसके आइटम्स को भी एडिट कर लिया, उसके बाद आपने सप्लायर की पेमेंट भी कर दी। तो असल बात यह है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत से फ़ीचर्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल जो वीडियोस होती हैं इसके अंदर वो मेंशन नहीं किए जाते, उसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा पेड वाले होते हैं, यानी कि आप जब सॉफ्टवेयर नॉर्मली रेगुलर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर नहीं आते। तो वो ऐसे फीचर्स होते हैं जो सिलेक्टेड कस्टमर को मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा पे करते हैं, या जो ऐसे वर्जन हमसे लेते हैं जिनके अंदर वो फीचर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किए होते हैं। तो वो जो वीडियो बनती है नॉर्मली वो फीचर्स हम इसमें जो रेगुलर जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स होते हैं, रेगुलर जो सॉफ्टवेयर की वर्किंग बिहेवियर होता है वही बताते हैं। तो इसके अलावा अगर किसी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन हो, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरे स्काइप पे भी आप बात कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी आपको वीडियो क्या करते हैं आपको मिल जाएगा, SMS भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसमें जो भी फर्दर हेल्प हो सके वो मैं आपको करूँगा। थैंक यू। ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033251733356। इसी के नीचे जो मंसूर 3010 ये मेरी स्काइप की आईडी है, आप स्काइप अगर यूज़ करते हैं स्काइप के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब का चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस वीडियो के अलावा आप और वीडियोस जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्रिएट किए हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर आएँ। उसका जो एड्रेस है वो है youtube.com/mansoor3010।
अगर आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है facebook.com/mybestpos। और सबसे नीचे जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, इसके ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगी और इसके अलावा जो iPOS को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर चाहिए होते हैं तो वो उसके अंदर आपको कंप्लीट इंस्टॉलर और फिर आपने iPOS को इंस्टॉल किस तरह करना है तो उसकी पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे है mybestpos.com। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी होगी। बहुत शुक्रिया।